कि सारा दिन बैठे रहिए और चर्चा करते रहिए। और आप अगर 3 साल पहले देखते और आज देखेंगे तो जमीन पे हालात तो भाई कहीं भी ऐसे नहीं दिखते कि कहीं कोई उन्नति दिखती है। कागज में, फाइल में, फटकार में, पैसे के खर्चे में रोज सुनाई पड़ता है। तो मेरा विनम्र निवेदन काशी की जनता से भी है और देश के लोगों से भी है कि वो देश के जो जनता के और विशेष रूप से गरीबों के मुद्दे हैं उनको लाने का प्रयास करें। सिर्फ उन बातों में न उलझे रहें जिसमें सत्ता पक्ष हमको उलझा के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। फिलहाल तो इतनी बात, बाकी बातें साथियों के साथ करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात ये हुई है कि ये जो पूरे हिंदुस्तान की पैमाने पर फैलाया जा रहा है बनारस स्वच्छ नगरी घोषित हो गया। क्या है स्वच्छता यहाँ की, कितना पैसा यहाँ खर्च किया गया है स्वच्छता के नाम पर, और आज की तारीख में बनारस की स्थिति क्या है। तो ये सब का सब लूट तंत्र लोग विकसित कर रहे हैं, अपने आप में लूट तंत्र विकसित कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर लूट तंत्र विकसित करने का यह पूरा तंत्र तैयार किया जा रहा है। आपने पद्धति ने खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जिले की स्वच्छता पर, बनारस की स्वच्छता भी बोलिए। उत्तर प्रदेश के नंबर 1 जिले की स्वच्छता देखनी हो, रथ यात्रा चौराहे से महमूदगंज रोड पे चले जाइए, नाली का सारा कूड़ा निकाल के सड़क पे रखा है। यही स्वच्छता का पैमाना है। मीडिया के बारे में अब मीडिया को क्या कहे, सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। इसीलिए हमको फेसबुक पे आना पड़ रहा है, ट्विटर पे आना पड़ रहा है, यूट्यूब पे आना पड़ रहा है, सिर्फ उनको प्रणाम। मीडिया पर अपना विचार दीजिए। देखिए, मीडिया अब इस देश का जो उसका कर्तव्य था उसने छोड़ दिया। मैंने 4-5 दिन पहले लिखा था। नहीं, पूरी मीडिया में लोग नहीं है कुछ लोग, लेकिन वो उनकी आवाज़ बड़ी नकार खाने में खाली करिए बोलने की बात। हमने 4-5 दिन पहले फेसबुक पर लिखा था कि लोकतंत्र के जो चारों पाए हैं वो उसके सब स्तंभ हिल रहे हैं। इस समय सब हिल रहा है। हाँ, और अराजकता की स्थिति आ रही है। अब आप देखिए, नोएडा आप जाके देखिए, दिल्ली से भी खूबसूरत शहर हो गया वो उत्तर प्रदेश की, वो नंबर 1 पे नहीं आता। लखनऊ बनारस से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो नंबर 1 पे नहीं आता। बनारस नंबर 1 पर हो तो हम भी चाहेंगे सही माने। हाँ, भारतीय मीडिया वर्ल्ड में विश्वसनीयता के आधार पे 136वां नंबर है। इस पे आप लोग सब लोग कमेंट्स करेंगे। और भाई साहब जो कह रहे थे एक चीज उसमें जोड़ना गली में चलिए, आप सड़क पे चलिए, सड़क पे कूड़ा है, गलियों में 136वां स्थान है। गलियों में सीवर बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है, उसमें से लोग आ जा रहे हैं। अभी तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, अपने विधानसभा की स्थिति तो मैंने देखा है। लोग नारकी जीवन जीने के लिए है, और जो पानी है उसमें जो पीने का पानी, उसमें सीवर का पानी मिलता है, और ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मीडिया के बारे में अभी आपने जो सवाल किया, मीडिया के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं बनारस से लेकर के पूरे देश में जो हमारा कैमरामैन है, जो हमारा पत्रकार है, जो मौके पे जाकर के रिपोर्टिंग करता है, उसकी ईमानदारी में 24 कैरेट के बराबर ईमानदारी रखता है। लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। अभी 1 हफ्ता पहले मजीठिया आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, तमाम फैसले दिए जा रहे हैं न्यायालयों के द्वारा। आज न्यायालय भी शंका की दृष्टि में इसलिए आ रहे हैं कि काफी लंबे समय से पत्रकारों की जिनविन मांग को लेकर के, और किसके खिलाफ, वो कारपोरेट हाउस जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे मीडिया चल रही है, उनकी लड़ाई उन्हीं की चल रही है, और उनसे वो अपनी जिनविन मांग को पत्रकार कर रहा है, वो कैमरामैन कर रहा है। उस मजीठिया आयोग को सुनने का, उनके बाद उनका फैसला सुरक्षित कर लिया गया। आज मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में एक ही तंत्र रह गया है, वो है न्यायालय। न्यायालय पे अभी भी हमारी आस्था टिकी हुई है, और मजीठिया आयोग की जो रिपोर्ट गई है, अगर उसको लागू कर दिया गया तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो आज अपने दुर्दिन की अवस्था में चल रहा है, जैसा आपने बताया 126वें स्थान पे चल रहा है, यहाँ के पत्रकारों की कलम भी वो ताकत है। गणेश विद्यार्थी हुआ करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करते थे, जो अखबार चलता था तो अखबार चलाने वाले संपादकीय के रूप में कहा जाता था। इलाहाबाद से लीडर चलता था, क्योंकि मैं इलाहाबाद पढ़ा हूँ, तो पता चलता था कि संपादकीय के बारे में जब पूछा गया कि संपादक कौन होगा, तो कहा गया कि वही होगा जिसको सुबह की 2 सूखी रोटी मिलेगी और सुबह शाम पानी मिलेगा। और पूछा गया पुरस्कार के रूप में, तो कहा गया कि पुरस्कार के रूप में अंग्रेजी हुकूमत आपको किसी जेल में डाल सकती है। वो पत्रकार यहाँ पर रहा करते थे।
आज भी हमारे बीच में है, लेकिन उन पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मजीठिया आयोग की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, पूरी बहस के बाद जिसका फैसला रिजर्व किया है, इनके हक में आएगा तो हिंदुस्तान का मीडिया अपने सिर पे फिर से जाएगा। तब तक हम चाहेंगे कि मीडिया के बारे में अरविंद सिंह जी कुछ कहें। चलिए जाने दीजिए। अब्दुल्ला साहब आप कुछ कहें। आपने कुछ बोला नहीं, बोलिए। आवाज तेज। हाँ जरूर तेज। नमस्कार भाई। अगर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है तो पर्टिकुलर राजधानी हमारी बनारस है जी। बनारस से हमारे बहुत सारे ऐसे साथी निकले हैं, ऐसे बड़े बड़े देश के नेता निकले हैं जो कि जिनका नाम पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी रहा है। अब जैसे आप कमलापति त्रिपाठी का नाम ले लीजिए, आपके हमारे ये थे श्री प्रकाश जी थे, हमारे थे, इसकी तरह मदन मोहन मालवीय जी थे। इसी तरह से आपके बहुत सारे साथी ऐसे लोग रहे हैं जो जिनका नाम सिर्फ बनारस में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी रहा है। और इतना ही नहीं, उन लोगों में वाकई नेशनल स्पिरिट का, वाकई वो लोग देश से मोहब्बत करते थे, बाकी देश के लिए मरने मिटने की क्षमता रखते थे, इतनी मोहब्बत थी। लेकिन आज के देश में मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से जो एक नेशनल स्पिरिट हमारे में होना चाहिए, देश के लोगों में होना चाहिए, वो नेशनल स्पिरिट पहले के मुकाबले आज बहुत घटी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो एक नेशनल स्पिरिट होने चाहिए, जो देश की भावना होनी चाहिए, जो देश से मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे बीच सबसे पहले देश की भावना पैदा होनी चाहिए, तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रवीण पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया लाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया अगर पूरी ईमानदारी से, जिसको लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहा जाता है, तो आवाज तेज करिए। लोकतंत्र का चौथा खम्भा मीडिया, पत्रकारिता अगर पूरे ईमानदारी से अगर आज काम करती होती तो आज यह देश की स्थिति ही न होती। हमको ये लाइव भी नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज, और ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कलम की वह ताकत है जिस ताकत के बल पर अंग्रेजी हुकूमत हटा दी गई। कलम की वह ताकत है, आप सबको याद होगा अमेरिका का एक वाटरगेट कांड, आपको याद होगा वाटरगेट कांड। एक पत्रकार ने पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट को हिला दिया और अंततः उसको छोड़ना पड़ा गद्दी। तो पत्रकारिता की यह ताकत है, शर्त सिर्फ इतनी है कि वह निष्पक्ष और ईमानदार हो। इसके अलावा मुझे और पत्रकारिता के विषय में कुछ नहीं। एक बात देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना। अरविंद जी पर आरोप लगा, मैं आम आदमी पार्टी का इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। अरविंद जी पर आरोप लगा कि भैया ये कोई घूस लिए, रकम देखिए, एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा 2 करोड़ रुपया, मात्र रकम देखिए 2 करोड़, और अपने लोग घोटाला किए हैं 100 करोड़। हम लोग सब बात तो नहीं करते, हम ये कहते हैं 2 करोड़ रुपया, ठीक, बड़ी अच्छी बात है, आप इसको शो कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। उस समय आप कहाँ थे जब अरविंद केजरीवाल हाथ में एक कागज लेकर चीख कर जन समस्याओं को लेकर, जब आप पूरे देश को जन समस्या में ढकेल दिए थे नोटबंदी में, देश की पूरी जनता बैंकों में लाइन लगाए हुए पड़ी थी उस समय। अरविंद जी पूरा एक कागज लेकर, एक सबूत लेकर जनता के बीच में आ रहे थे, मीडिया ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, एक छोटा सा नोट निकाल दिया अरविंद जी का। ये इतना प्रमाण है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? सब निकम्मे हैं। यही तो मैं 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ उस समय अरविंद जी की बात क्यों नहीं सुनी? आवाज साफ आ रही ना है। सुने जनता। परमीन जी कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप दोनों बड़े भाई लोग एचयू काशी यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। बेसिक चीज है कि छात्र आंदोलनों में जब भी गणतंत्र पे खतरा हुआ, और इस बार तो संविधान बदलने की बात आ रही है, हिंदुस्तान भारतवर्ष इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। और एक मुख्यालय नागपुर हुआ करता था, दूसरा मुख्यालय अब बनारस बनाने की साजिश हो रही है। ये अत्यंत चिंता का विषय है।
दो कंट्रोलिंग पावर, एक कंट्रोलिंग पावर खुद तहस नहस किया हुआ था देश को, दूसरा कंट्रोलिंग पावर यहाँ पर भी बनाने का पूरा खाका तैयार हो गया है। और भाई साहब आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ इस बात से, थोड़ी मुझे जानकारी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। यहाँ एक भारत अध्ययन केंद्र अभी 24 करोड़ रुपए से उसकी बिल्डिंग बनाई जा रही है, 5 स्टार की तरह बिल्डिंग है पेट्रोल पंप के बगल में। पूरा का पूरा खाका तैयार हो रहा है कि एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी, हम गणतंत्र हैं, 100 किलोमीटर बाद जो है भाषा बदल जाती है। हम लोग एक गणतंत्र के रूप में एक संविधान को समाहित करके उसमें आबद्ध हुए, कोई एक कल्चर नहीं है इस देश में। आप टोटल चीजों को थोपने की साजिश कर रहे हैं, गणतंत्र को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और उसका मुख्य राजधानी बनारस बनाने की साजिश चल रही है। इसलिए बनारस के बुद्धिजीवी वर्ग, बनारसी लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने वाले लोगों को सर्वदलीय मंच के नीचे आकर इसमें आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो इस समय चल रही है उसको भी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के रूप में लाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो छात्र इसमें आंदोलनरत है छात्र जो कि इनके खिलाफ में खड़े हैं, उनको मंच के साथ जोड़कर हम लोग जो है कम से कम उनकी समस्याओं को भी समाहित करें, क्योंकि बिना युवा बल के आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आनंद प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? आनंद प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे कि बनारस हमेशा आईना दिखाता रहा पूरे देश में। एक और बड़ी गंभीर समस्या आज हमारे सामने आई है, क्योंकि हमारे साथ पूरे देश भर में अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं आई। नागरिकता अधिनियम संशोधन 2016 आ रहा है, इसमें ये पूरा का पूरा न्यायपालिका को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी भी बात हो रही थी, वो बुजामिल हुसैन आए थे, तो आज में जो ये अपनी बातें रखी पूरा डिटेल में, उसमें स्थिति ये है कि वो आने के बाद, वो पारित होने के बाद चाहे न्यायालय का फैसला आ जाए और चाहे अधिनियम पारित हो जाए, दोनों ही स्थिति में असम भयंकर दंगे की आग में जलने जा रहा है, उसका जलना सुनिश्चित हो जा रहा है। और उसके पीछे इनकी पूरी साजिश है उड़ीसा और बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करना। और इतनी छोटी चीजों के लिए, चुनाव जीतने के लिए तुम पूरे देश को, पूरी कौम को नफरत की आग में जला देना चाहते हो। ये हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा बनारस में न्यायपालिका पर हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन बनारस में न्यायपालिका पर एक धब्बा यहाँ भी लगा हुआ है। वही न्यायपालिका जो फैसला करती घाटों पर क्या हो और अपने लिए ऐशगाह जो बना के रखती है, ऐशगाह जो यहाँ बना के रखती है, इन सारी चीजों पर बनारस के लोग और जो इनकी कल्चर रहा लड़ने जुड़ने का, सारे दल इकट्ठा होकर के, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे दल इकट्ठा होकर के इस पर अब संघर्ष करना ही पड़ेगा अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और बनारसी फन को बचाना है। अच्छा, एक और चीज आया है, आधार जो है दुर्गा भाई, अभी आधार को और वोटर कार्ड को सबको मोदी गवर्नमेंट लिंक कर रही है। अब एक फैमिली में, अब पकड़िए बात को, मिडिल क्लास जो मोदी से आया है वो अभी 1 साल के अंदर गाली देगा, सभी के इनकम को क्लब करके सब्सिडी खत्म करने की साजिश चल रही है। सब्सिडी तक तो छोटी, सबसे बड़ी बात है सबका आधार बना हुआ है। देशद्रोह का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश का पूरी अस्मिता, पूरा डाटा हम दे रहे हैं किसको, जिसको हम आज की तारीख में अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। चीन क्या हमारा सब पैक हो रहा है, हमारा सारा आमदनी पेटीएम के माध्यम से, उसके माध्यम से सारी आमदनी हमारी चीन में जा रही है। ये सारी चीजें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के लोगों को, क्या हो रहा है? देख रोक कर रहे युवा वर्ग आधार के आधार पे क्या कहना चाहेंगे? आधार की बात पर बाद में चर्चा हम करेंगे। अभी एक चर्चा जो शुरुआत किया जिसको अनिल श्रीवास्तव जी ने, वो वॉलंटरी रहना है। हमें जहाँ तक मुझे अंदाज है कि अनिल जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके पूर्व समाजवादी साथी हुआ करते थे देवव्रत मजुमदार जी, लगभग हमारे वह गुरु रहे। हम बंगाली टोला इंटर कॉलेज में पढ़ते थे,
युवा कहाँ से आएंगे आंदोलन में, इस पर हम बता रहे हैं आपको। वही तो हम बता रहे हैं। इन युवा क्यों आएंगे? अरे जब उनको आंदोलन की जज्बा पैदा होगी, ट्रेनिंग खत्म है। वो जज्बा ही खत्म कर दिया गया है। हम लोगों को अरविंद जी को याद होगा, बंगाली टोला में मैं पढ़ता था, आप इंग्लो बंगाली में संभवतः थे। एक बार देवव्रत मजूमदार के डी मजूमदार के नाम से प्रसिद्ध थे, मजूमदार दादा हम लोगों को बुलाए कि बेवकूफ़ हो तुम लोग। हम लोगों को, वो तो गलियों में घूमने वाला आदमी था, हम लोगों के गुरु के समान थे। वो हम लोगों से कहे कि तुम लोग छात्र हो और भी इंटर के, अरे तुम लोगों के स्कूल में छात्र संघ है ये नहीं है, कल को दिन किसी तरह के तुम्हारे अधिकारों पर अतिक्रमण होगा। समाजवादी पार्टी के जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? कंक्लूजन संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में। तो आदिम के हम लोगों को प्रेरित ये भी आता है ना कि तुम किस पार्टी के हो, छोड़ दो, तुम छात्र हो, छात्र के युवा शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और छात्र संघ का निर्माण करो। पहली बार बंगाली टोला इंटर कॉलेज में छात्र संघ का गठन हुआ, तब हम लोगों को पता लगा। आज के तारीख में हम 65 साल की आयु के हो गए हैं, लगभग 20 बार के जेल गए हैं। उसी प्रेरणा से, वही प्रेरणा से आज कौन प्रेरणा दे रहा है युवाओं को? आप युवाओं को क्या प्रेरणा दे रहे हो? क्या करने के लिए? समाज में अन्याय हो रहा है, होते तो अरे जीने का तो 2 तरीका है कि जो हो रहा है होने दिया जाए, या जो हो रहा है उसको कूद कर रोकने का प्रयास किया जाए। तो हम लोग को यह देखना है कि हमारा युवा वर्ग किस ओर जा रहा है, चरित्र के निर्माण की ओर अथवा बहक रहा है उद्देश्य से। अभी साथी हमारे पहुंचे हैं जितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से, तो बस विषय पे भी आप अपनी बात को रखें। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता के बीच में अभी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस दावे के साथ जनता का जनसमर्थन लिया, वोट लिया कि साहब हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जो है राम राज्य के रूप में जो है लागू करेंगे। हमारे आने से जो है पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जंगल राज खत्म हो जाएगा, ये तथाकथित भाजपा का वक्तव्य था। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कानून व्यवस्था था वो सबका साथ और सबका विकास का सही मायने में वो चरितार्थ कर रहे थे। समाजवाद की असली जो है अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरी कर रही थी और सभी के हित में जो है सरकार काम कर रही थी, सबके साथ न्याय कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन में यह बताने का काम किया गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और हम आएंगे तो कानून की जो है कानून लागू करेंगे और व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ करेंगे। और अभी सरकार बने 2 महीने हो रहे हैं लगभग, और सरकार की जो कार्यप्रणाली है यह दर्शा रही है कि कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरीके से फेल है। और बनारस में अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले जो चांदपुर में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से जघन्य तरीके से बलात्कार, दिव्यांग बच्ची थी वो, और ये निंदनीय घटना न सिर्फ बनारस की है बल्कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और सरकार इस पे एक प्रकार से कह लीजिए मौन है। जो एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, जो मदद देनी चाहिए था उस पीड़ित परिवार को, वो मदद का आश्वासन अभी तक मिला है क्या सरकार। और यह बताना चाहता हूँ आज इस परिचर्चा में आप सबके बीच में उत्तर प्रदेश की जनता को कि साहब ये वही सरकार है जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने का वादा करे और जनता का वोट लिया और आज कानून व्यवस्था उस स्तर पे है कि हमें चिंता हो गया है, आम जन को चिंता हो गया कि साहब ये सिर्फ जो है सत्ता के लिए इनका लंबा था, कोई ठोस प्लानिंग नहीं थी सुधार का।
यहाँ के बनारस के इतने सारे मंत्री हैं और नेता हैं बीजेपी के। मैं इस बात इसके बाद से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि विज्ञापन द्वारा यह सिद्ध किया गया कि अखिलेश जी ने अपराधियों को कहा कि भैया तू बलात्कार करो हम देख लेंगे, तू डकैती करो हम देख। अरे ये कोई कहता है क्या? ये कोई बात है क्या? भैया कानून व्यवस्था करके अखिलेश जी को बदनाम किया गया। एक समाजवादी सरकार को बदनाम किया। साथियों को धन्यवाद देते हुए कि एक आज अच्छी चर्चा हुई समसामयिक विषयों पे, स्थानीय से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक। हमारे इस चर्चा का उद्देश्य कहीं नहीं ये है कि हम किसी पार्टी और पक्ष के लेकर के बात कर रहे हैं। हम एक सर्वदलीय लोग जुटे हुए हैं इस मंच के तहत। यहाँ हमारा केवल और केवल ध्यान ये है कि सबसे पहले हम एक नागरिक हैं, इस स्वतंत्र देश के एक नागरिक हैं, इस स्वतंत्र भारत के एक नागरिक है, स्वतंत्र बनारस के एक नागरिक है। अपनी मांग को, क्योंकि हम सरकार चुनते हैं तो सरकार चुनने के पहले किसी दल की लड़ाई होती है, चुनाव में जाते हैं, लेकिन जब सरकार चुन ली जाती है तो सरकार सबकी होती है। वो सरकार गलतियां कर रही है। जहाँ पे जितेंद्र भाई कह रहे थे, क्योंकि अब परसेप्शन की जो राजनीति चल रही, तो एक छोटी सी उदाहरण, क्योंकि अभी हाल ही में लगा है कि ITI के तहत, सूचना के अधिकार के तहत नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार बनी लंका मई 2014 में जितेंद्र भाई ये सरकार बनती है और सितंबर 2016 तक सूचना के अधिकार के तहत जवाब आया है कि हमारे किसी दल का ये बयान नहीं है, RTI के तहत ये बयान आया है कि नरेंद्र मोदी सरकार जनता के गाढ़े पैसे से 11 अरब रुपए खर्च किया गया है केवल मोदी सरकार के प्रचार के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो सरकार गरीबों को समर्पित करती है, जनता को समर्पित करती है, किसानों को समर्पित करती है, वो सरकार उसी जनता की गाड़ी पैसा था जो कि 2000 रुपए का नोट लेने के लिए नोटबंदी के दौरान 126 लोग मर गए। वो सरकार 11 अरब रुपए खर्चा करती है। और यही सरकार RTI के द्वारा एक और सवाल आया है, नितिन भाई आपको बताना चाहूँगा कि 451.76 करोड़ रुपया 451.76 करोड़ रुपया ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कह रही है, ये RTI से आया है कि इंडियन एयरलाइंस के द्वारा वो महाराजा की शक्ल बिगाड़ने का काम, जो कि उनका स्वागत करता हुआ इंडियन एयरलाइंस का जो महाराजा की शक्ल को बिगाड़ने का काम, वो महाराजा को दलित बनाने का काम अगर कोई किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार 451.76 करोड़ रुपया इंडियन एयरलाइंस मोदी सरकार का बकाया है। ये कब देंगे, ये सवाल है। क्योंकि जो लोग ऐसे अंगुलियां करके दिखाते हैं, अंगूठा उनके तरफ इशारा करता है। ये अंगूठा इशारा कर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ कि अगर आप दूसरे से चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो मॉडल आपको प्रस्तुत करना होगा। आप अगली चर्चा लंका पे 21 तारीख को रविवार को हम सब शाम 7 बजे टंडन टी स्टॉल पे इकट्ठा होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग आएंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अभी बहुत देर के बाद आ ही गए। कुंवर सुरेश जी, आप भी कुछ बोल ही दीजिए। समापन करवा लीजिए। समापन कुंवर सुरेश जी के समापन कर लाइव हो रहा है। एक बात मैं और कह दूं, फिर भैया से समापन करा। एक बात मैं और आज इस चर्चा के अवसर पे जोड़ना चाहता हूँ कि 3 वर्ष हो गए मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने कहा था कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। क्योटो यानी कि बनारस की सांस्कृतिक पहचान को एक सुंदर रूप देंगे। आज 3 वर्ष हो गए, न तो माँ गंगा के नाम पे उन्होंने कुछ किया। गंगा पे वायदा किया था उन्होंने कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया है तो क्या उन्होंने किया माँ गंगा के? बहुत बड़ा सवाल। माँ गंगा के नाम पे देश की जनता ने उनका साथ दिया। माँ गंगा देश की धुरी है, देश की पूरा देश माँ गंगा में आस्था रखता है। माँ गंगा पे नाम पे उन्होंने पूरे देश से वोट लिया। क्योटो के नाम पे काशी की जनता से वोट लिया, उत्तर प्रदेश की जनता से वोट लिया, और क्योटो के नाम पे एक ईंट नहीं रखा गया, एक ठोस कार्यक्रम नहीं रखा गया। तो आखिर ये सरकार, मोदी सरकार क्या सिर्फ इवेंट और नई जुमलेबाजी करके जनता का वोट ले रही है और जनता खामोश होकर वोट करके जा रही है? हम कितने अनाड़ी हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है इस बात को नहीं महसूस कर रहा है। नोटबंदी एक सिर्फ
नोटबंदी से उन्होंने ये बताना चाहा कि इससे भ्रष्टाचार और इससे जो है काला धन और इससे आपकी वो फेक मनी पे कंट्रोल होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ। बनारस के ATM खाली है। इस तरीके की और नोटबंदी से ये पक्ष रह गया, सत्ता पक्ष की बात नहीं है। समापन। ये अगली बार आवाज तेज। अरे सब भग जाएंगे इधर। टीवी पर रोज बता देगा। आज समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई करीब 1.5 घंटे से। अब आप समापन की घोषणा करेंगे और अगली वर्ष है उसी में कुछ कह दीजिए। हमारा भी अपना हाँ अपने अभिव्यक्ति अपना दे। वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री कुंवर सुरेश जी। मैं लगातार टीवी देखता हूँ और मोदी जी के जो पुराने कमेंट्स जनता के बीच में है, जो वादे हैं, आधार कार्ड का सवाल हो, GST बिल का सवाल हो, मीडिया हाउस, जितने भी सवाल हैं उस पर सारे के सारे सवाल पर मोदी जी ने कहा कि देश के लिए बहुत घातक है, बहुत विनाशकारी है। और उन सारे सवालों को आज वो कंपलसरी कह रहे हैं। जिन सवालों को वो देश के लिए धोखा बता रहे थे, देश के लिए घातक बता रहे थे, तो क्या उन्हीं सवालों को, चाहे FDI के सवाल हो, उन्हीं बातों को पूरा करके क्या वो देश के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देश की जनता को बताना पड़ेगा कि जो चुनाव के पहले, पार्लियामेंट के पहले जो बातें उन्होंने कही थी, जिन बातों का विरोध किया था, चाहे जन लोकपाल बिल हो, GST के सवाल हो, FDI के सवाल हो, आधार कार्ड का सवाल हो, सारे मुद्दों पर मोदी ने पार्लियामेंट के चुनाव के पहले विरोध किया और उन्हीं सब बातों को किया जिन बातों का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। दिक्कत हमारी है कि मोदी जी जो धोखा कर रहे हैं उसको हम जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। हमको आज ज़रूरत है कि देश की जनता को उनकी पुरानी बातों को और नए काम को बतावें कि उन्होंने पहले क्या कहा और फिर उन्हीं बातों को कैसे किया। मोदी जी जवाब दें और इन सवालों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। सवाल हम लोग उठाएंगे और हम चाहते हैं सर आप कुछ नहीं बोले, देश में और जो तमाम विरोधी दल लोग हैं उनके पास ये आखिरी मौका है कि सवालों को उठाएं और एक हो करके इस सरकार को हटाने का काम करें। नहीं तो ये सरकार सबको मार डालेगी। साथ साथ जो विचार हैं, गांधी की सोच है, लोहिया की सोच है, चंद्रशेखर जी की सोच है, कि सारे सोचों को मारने का काम करेगी। फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है जब विपक्षी दल एक होकर के मुद्दों पर एक हों और मूवमेंट चला करके मोदी को देश की जनता के सामने बेनकाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका धन्यवाद। अगली तारीख 21 मई टंडन टी स्टॉल सायंकाल 7 बजे लंका BHP गेट के ठीक सामने हम सब फिर इसी तरह सर्वदलीय चर्चा करेंगे और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि इस पे आप अपने समय के साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।